बढ़ते हैं। तो हम लोग 3 सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग प्रणय। तो वो है 194D, उसके बाद 194G एंड देन है 194H। ये तीनों ही सेक्शन कमीशन के ऊपर है। क्या कमीशन? ये है आपका इंश्योरेंस कमीशन के लिए, टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। ये है आपका लॉटरी कमीशन। और ये आपका अदर कमीशन। ओके, तो तीनों सेक्शन ही कमीशन के ऊपर डील करते हैं, तो हम लोग अच्छे से इस चीज को डील करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग 5 आसान सवाल का जवाब ढूंढते हैं, तो फटाफट हम लोग 5 आसान सवाल का जवाब यहाँ पे भी ढूंढ लेंगे। क्या था वो कि पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, तो हम लोग पढ़े थे। पेयर है, पेई है, देन एग्जेम्प्टेड सीलिंग, देन हम लोग का रेट एंड टाइम। ठीक है, ये 5 सवाल का आसान से जवाब हम लोग ढूंढ लेंगे। तो इंश्योरेंस कमीशन पे कौन करेगा? ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी करेगा। इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। ठीक है, लॉटरी कमीशन कौन पे करेगा? लॉटरी ऑर्गेनाइजर, जो लॉटरी ऑर्गेनाइज करेगा। एंड अदर कमीशन में क्या होगा? कोई भी पे कर सकता है, जो आप लोग को ऑलरेडी पता है। क्या ये लाइन? एनी पेयर अदर देन स्मॉल, मतलब एचयूएफ इंडिविजुअल जिसका लास्ट ईयर टैक्स रेट नहीं हुआ था, तो इसको हम लोग स्मॉल बोलते हैं। स्मॉल का मतलब वही हो गया, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। स्मॉल रिफर्स टू व्हाट? स्मॉल में 2 लोग आएगा। कौन सा 2 लोग सर? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जिसका लास्ट ईयर टैक्स रेट वाज नॉट कंपल्सरी। So last year tax rate was not compulsory. ओके, तो ये पार्ट हम लोग काफी बार पढ़ चुके हैं सेक्शन में, तो आप लोग देख लो यहाँ पे। तो तीनों सेक्शन ही कमीशन के ऊपर डील करते हैं, बट 3 अलग अलग कमीशन, इंश्योरेंस, लॉटरी एंड अदर कमीशन। तो अदर कमीशन के अंदर क्या क्या आएगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लोग सब चीज लिख लेते हैं फटाफट। पेई होगा, यहाँ पे होगा रेसिडेंट एजेंट, बिकॉज कमीशन एजेंट को मिलता है। तो रेसिडेंट एजेंट, ये भी क्या होगा? रेसिडेंट एजेंट ही होगा। लॉटरी कमीशन भी उसी को दिया जाएगा। और ये होगा रेसिडेंट पेई, देसी वाला। और एग्जेम्प्टेड सीलिंग हर एक चीज में 15,000 करके है। और रेट जो है हर एक में 5% करके रेट है। तो इस सेक्शन को हम लोग ऑलवेज बोलते हैं, ये सुनते ही आपके मन में ख्याल आना चाहिए 15/5, मतलब 15,000 तक पूरा साला कमीशन हुआ तो नो टीडीएस। अगर 15,000 क्रॉस कर जाए तो टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, तो कमीशन सुनते ही आपके मन में सवाल आना चाहिए 15/5। और सब में क्या रहेगा? P/C विच एवर इज अर्लियर। P/C का मतलब पता है ना, हम लोग जो पढ़ के आए हैं, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और पेडिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। अभी याद है? तो गाइस ये चीज हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पर, विच एवर इज अर्लियर।
ठीक है। सो गाइज हम लोग ये 3 सेक्शन का सिंपल सा बात हम लोग पढ़ लेंगे, पर इसमें जो सेक्शन हम लोग को पढ़ना है वो 194H जो है वो पढ़ना है। 194D एंड 194G में कुछ ऐसा नहीं है, आप लोग देख सकते हो, लॉटरी और इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, कमीशन सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आना चाहिए? 15/5, मतलब 15,000 तक नो टीडीएस, और अगर 15,000 क्रॉस करे तो 5% टीडीएस। तो आपके मन में क्या आना चाहिए? आपके मन में सवाल आना चाहिए 15/5। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? समझ आया आप लोग को? Yes, sir. यस सर। ओके, सो नाउ हाँ सर। हम लोग मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। जो इसमें सबसे ज्यादा पढ़ना है वो है अदर कमीशन को लेके, बिकॉज अदर कमीशन में हम लोग को देखना है कि कौन सा कमीशन इसके अंदर क्लासिफाइड होगा और कैसे हम लोग इस चीज को डील करेंगे। मार्केट में जो है आप लोग का वो अदर कमीशन वाला ही ज्यादा एप्लीकेबल होगा, बाकी उतना एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप लोग देख लीजिए अदर कमीशन को हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे क्या ऐसा चीज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो 194H के ऊपर लिखो नोट्स, नोट्स ऑन 194H। गाइस एक बार 194D एंड 194G का हर एक पॉइंट पढ़ के देख लो, कि कोई भी पार्ट आपको समझ ना आए तो बताओ, मैं कुछ समझा दे रहा हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट खाली इतना रहेगा आप लोग से कि जब भी आप कमीशन सुनोगे तो आपके मन में एक सिंपल सा बात आना चाहिए 15/5, 15,000 तक नो टीडीएस। अगर 15,000 से ऊपर जाता है तो टीडीएस का रेट होगा 5%, मतलब कमीशन के ऊपर टीडीएस रेट क्या है? 5%। तो आपके मन में ये फटक से ख्याल आना चाहिए 15/5 गलत है। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? प्लीज रिकॉर्ड हो रहा है। शुरू करेगा? किसी का डी और जी में प्रॉब्लम नहीं? अरविंद, डी और जी में कोई प्रॉब्लम है आपको? सर हो जाएगा, समझ लोगे? सर मतलब हाँ हाँ, रेसिडेंट एजेंट। रेसिडेंट एजेंट का मतलब होता है जो देसी वाला बन रहा है, मतलब एजेंट जो कमीशन तो एजेंट को मिलता है ना, तो जो एजेंट को कमीशन मिल रहा है वो रेसिडेंट इन इंडिया है, जिसका रेसिडेंस अच्छा है अच्छा सिर्फ इंडिया में रेसिडेंट, मतलब कोई विदेशी एजेंट नहीं, देयर ऑल आर द रेसिडेंट एजेंट। अच्छा। 194D एंड 194G। तो नाउ हम लोग आएंगे 194H। हेडिंग करो नोट्स ऑन 194H। तो गाइस लॉटरी कमीशन के लिए अलग सेक्शन आ गया, ठीक है, और क्या है? इंश्योरेंस कमीशन के लिए अलग सेक्शन आ गया। तो सर ये दोनों छोड़कर और क्या कमीशन रह गया जो हम लोग को पढ़ना है अभी? ये दोनों को छोड़ के और क्या कमीशन रहेगा जो और पढ़ना है हम लोग को? सर और भी बहुत सारा कमीशन है जो हम लोग को पढ़ना होता है, जैसे कि जैसे हो गया अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है, जैसे हो गया आपका अंडर राइटिंग कमीशन। नंबर 1, अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है? शेयर मार्केट में, ओके, जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आता है, पब्लिक इशू मतलब पब्लिक में शेयर इशू करने के लिए लेकर आएंगे, आईपीओ होता है रिपीटेटिव जो पब्लिक इशू लेकर आते हैं, तो वो लोग अगर नया कंपनी हो तो वो लोग अंडर राइटर को अपॉइंट करते हैं। अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर मार्केट का बंदा होता है जो ये कंपनी के शेयर मार्केट में बेच के देगा। बदले में अंडर राइटर क्या लेता है? बदले में अंडर राइटर कंपनी से कमीशन लेता है। शेयर का अलग कमीशन होता है, डिवेंचर का अलग कमीशन होता है, ऐसा कंपनी का रूल है कि अंडर राइटर को कितना मिलेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं इशूइंग हाउस। जो लोग अंडर राइटर जहां मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इशूइंग हाउस। तो इशूइंग हाउस के साथ कंपनी का एक इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? कि मेरा कंपनी का शेयर आप बेच के दो, और जो शेयर नहीं बिकेगा अंडर राइटर वो शेयर खुद करके रख ले। तो सर ऐसा क्या अंडर राइटर का प्रॉफिट होता है? होता है प्रॉफिट, बिकॉज आईपीओ इज ऑलवेज इंडियन मार्केट में धमाकेदार एंट्री होता है, एक दिन के लिए कमाई होता है। हाँ हाँ, कितना? 400? और उसको ये बड़ा तो कुछ बड़ा तो होता है। अब इस माहौल पे इशू करेगा तो दिक्कत की बात है, जब लोग अच्छा माहौल पे करेगा तो 200-300 रुपए तक बढ़ जाता है। हाँ तो वो तुम
अप्लाई तो सबको आईपी अलॉट नहीं होता है ना। तो गाइज मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कमीशन दे रहे हो, किसको कमीशन दे रहे हो? आप कमीशन दे रहे हो अंडर राइटर लोग को। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप किसको कमीशन दे रहे हो? यू आर पेइंग द कमीशन टू द अंडर राइटर। तो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि अंडर राइटर को जो कमीशन हम लोग दे रहे हैं, क्या वो कमीशन 194H के अंदर आएगा? दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि ये इंश्योरेंस कमीशन नहीं है, ये आपका लॉटरी कमीशन भी नहीं है। तो सर अगर ये इंश्योरेंस कमीशन नहीं है, लॉटरी कमीशन नहीं है, तो क्या अंडर राइटिंग कमीशन इसके अंदर आएगा, अदर कमीशन के अंदर आएगा? दैट इज द क्वेश्चन। ऑनलाइन वालों समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? ये लॉटरी कमीशन नहीं है, ये इंश्योरेंस कमीशन नहीं है, तो क्या अंडर राइटिंग कमीशन अदर कमीशन के अंदर आएगा? दैट इज द क्वेश्चन मार्क। तो आंसर हम लोग ढूंढते हैं क्या है क्या नहीं है एंड ऑल दैट। सेकेंड क्या है सर? सेकेंड है ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर जो फ्लिपकार्ट बोलो, अमेजन बोलो, सस्ता सुंदर, मेट प्लस, जो भी जितना सारा ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये जिन लोग से मार्केट में काम करते कमीशन बेसिस पे काम करते, मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजन से ऑर्डर देते दैट इज नॉट सोल्ड बाय द फ्लिपकार्ट अमेजन इटसेल्फ, वहां पे सेलर कोई और रहता है। फ्लिपकार्ट तो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सेलर और बायर एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं और प्राइस बार्गेन करने का जगह नहीं होता है, बिकॉज प्राइस जो रहता है वो फिक्स होता है। आपको ऑर्डर करोगे तो उसी में आपको गुड्स मिलेगा। तो आज फ्लिपकार्ट ये जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया, फ्लिपकार्ट ये जो माहौल क्रिएट किया, फ्लिपकार्ट क्यों करेगा? कुछ तो फ्लिपकार्ट का फायदा हो। तो फ्लिपकार्ट का फायदा यही है कि जब वो फ्लिपकार्ट सेलर को पैसे ट्रांसफर करेगा, अपना कमीशन काट के वो ट्रांसफर करेगा। तो आज अगर मैं रजिस्टर्ड सेलर हूं और मैं अगर फ्लिपकार्ट के थ्रू में सामान बेच रहा हूं, तो मुझे फ्लिपकार्ट वाला कमीशन देना पड़ेगा, मुझे अमेजन वाला कमीशन देना पड़ेगा। ओला उबेर में जितना सारा गाड़ी चलता है, तो उसमें जो रेंट होता है, मतलब आप जब मान लो ओला में कैब बुक किए हो या उबेर में कैब बुक किए हो, जो फेयर वहां पे डिस्प्ले में शो करेगा, मालिक को फेयर नहीं मिलता है। उससे एक परसेंटेज पहले उबेर या ओला वाला ले लेता है, बाकी परसेंटेज मालिक को ट्रांसफर करता है। अब उसी पैसे से आपका गाड़ी का डीजल, ड्राइवर का सैलरी, गाड़ी का मेंटेनेंस सब उसी के अंदर ही रहता है। इसलिए देखना ओला उबर में भी एसी नहीं चल रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कोविड के लिए, बट रीजन कोविड का नहीं है, रीजन है फेयर का। डीजल का दाम बहुत बढ़ गया लास्ट 2-3 मंथ में, बट उबेर का फेयर उतना इंक्रीज नहीं किया। तो वो लोग बोला अगर मैं एसी चलाऊंगा तो घर में कुछ पैसा जाएगा नहीं, यही बंद ही है ना, और चला तो है नहीं, झगड़ा करेगा बस चलाएगा नहीं, बिकॉज ऑफ दैट। और उबेर वाला भी फेयर इंक्रीज इसलिए नहीं करेगा ताकि पब्लिक सर्विस अवेल नहीं कर पाएगा। तो क्लैशेस चल रहे हैं उन लोग के भीतर, प्रॉब्लम है। तो आज मेरा अगर मान लो 2 4 व्हीलर है स्विफ्ट डिजायर, और अगर वो स्विफ्ट डिजायर में उबेर में ऑपरेट करता हूँ, तो उबेर वाला कमीशन काट के मेरा पैसा देगा। तो आई एम पेइंग द कमीशन टू द उबेर, आई एम पेइंग द कमीशन टू द ओला, राइट। तो क्या मैं टीडीएस काटू उन लोग को? बिकॉज आई एम पेइंग द कमीशन। ना तो ये इंश्योरेंस कमीशन है, ना तो ये लॉटरी कमीशन है, तो क्या मैं टीडीएस काट लू? क्या ये अदर कमीशन के अंदर जाए? क्या टीडीएस काट लू? दैट इज अ क्वेश्चन। हाँ अभी सर। हम लोग को ये डिस्कस करना है। डन। उसके बाद आप लोग एक चैप्टर सीखे थे बीकॉम में, याद है कि नहीं? याद करके देखो, कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट हम लोग कब करते हैं? कंसाइनमेंट हम लोग करते हैं जब हम लोग का कोई गुड्स दूसरा कोई जगह अगर बेचना है विदाउट ओपनिंग अ शॉप। मैं कोलकाता से हूं, मुझे मेरा सामान बिहार में बेचना है, मुझे मेरा सामान झारखंड में बेचना है, बट कोई शॉप ओपन नहीं करना। तो श्रुति का बिहार में शॉप है, तो मैडम को हम फोन किया, मैडम मेरा कुछ सामान रख लीजिए, बेच दीजिए, आपको कमीशन मिलेगा। तो मैडम राजी हो गए। तो मैडम जितना सामान बेच के देगा उसके ऊपर मैडम को मुझे कमीशन देना पड़ेगा। तो आई एम पेइंग द कमीशन, आई एम द कंसाइनर, आई एम पेइंग द कमीशन टू द कंसाइनी। तो मैं यहाँ पे भी क्या दे रहा हूँ? कमीशन ही दे रहा हूँ, लेकिन ये कमीशन ना तो मेरा इंश्योरेंस है, ना तो मेरा लॉटरी है। तो क्या ये अदर कमीशन के अंदर आएगा? दैट इज द क्वेश्चन। जितना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हर एक एग्जाम्पल पे एक ही चीज कॉमन है, वो है कमीशन। कभी आप अंडर राइटर को दे रहे हो, कभी आप ई कॉमर्स ऑपरेटर को दे रहे हो, कभी आप कंसाइनी को दे रहे हो, बट दे क्या रहे हो आप लोग? कमीशन दे रहे हो। अब क्या दे रहे हो? कमीशन दे रहे हो। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये सब कमीशन क्या 194H के अंदर क्या कंट्रोल होगा ना? एक करके मुझे आंसर देना है। एग्जाम्पल क्लियर हुआ? ऑनलाइन वालों एग्जाम्पल क्लियर हुआ आप लोग को? प्लीज रिस्पॉन्ड यस नो। यस सर।
यस सर। यस सर। यस सर। आंसर तो भी देना है, एग्जाम तो क्लियर होना चाहिए आप लोग को। तो चलिए सर आंसर एक करके देते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आंसर 194H के तहत जो दिए थे हम लोग, अंडर राइटिंग कमीशन। आप लोग बोला अंडर राइटिंग का मीनिंग समझ में आया आप लोग को? तो शेयर मार्केट में जो लोग इशूइंग हाउस चलाता है उन लोग को अंडर राइटिंग बोलते हैं। तो अंडर राइटिंग कमीशन इज नॉट लायबल टू TDS अंडर सेक्शन 194H। अंडर राइटिंग कमीशन का TDS 194H के अंदर नहीं आएगा, भले ही वो कमीशन हो, बट 194H के अंदर नहीं आएगा। एक्सेप्शन टू द रूल। आप बोलोगे सर क्यों क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंडर राइटर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो वो प्रिंसिपल टू एजेंट नहीं हो रहा है। अंडर राइटर भी प्रिंसिपल है एंड आप भी प्रिंसिपल हो। तो जब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल होता है तो 194H उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो अंडर राइटर के साथ या तो 194C होगा या फिर 194J होगा। समझ रहे हो? भले ही वो कमीशन है बट 194H के अंदर वो नहीं आएगा, क्योंकि अंडर राइटर कौन होता है? वो भी प्रिंसिपल होता है। अरे यार उसके खुद का ऑफिस है, वो इशूइंग हाउस है, वो सारा काम अपने हिसाब से करता है और वो आपके एम्प्लॉय भी नहीं है, एजेंट भी नहीं है। उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट हुआ कि मेरा शेयर बेच के दोगे तो आपको कमीशन मिलेगा, नहीं दिएगा तो आप रख लोगे। वो हाँ किया, कमीशन बना, आप लोग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन ये 194H के अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज आप जिनसे कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो वो भी प्रिंसिपल है और आप भी क्या हो? प्रिंसिपल ही हो। समझ रहे हो? नेक्स्ट, अंडर राइटिंग का मीनिंग क्या? अंडर राइटिंग का मीनिंग अंडर राइटिंग का मीनिंग होता है सर वो चीज जो लोग शेयर मार्केट में दूसरों का शेयर बेच के देते हैं। इशूइंग हाउस बोलते हैं इन लोग को। नया कंपनी जब पब्लिक इशू लेके आते हैं तो लोगों को पता नहीं होता है कंपनी कौन है, ये कंपनी क्या करेगा, किसी को नहीं पता। तो ये लोग अप्रोच करता है, जो लोग शेयर बिका के देते हैं, ब्रोकर के पास अप्रोच करता है, तो उसी को हम लोग अंडर राइटर बोलते हैं, जो इसके बिहाफ में सारा फॉर्मेलिटीज करेगा, एवरीथिंग, और पब्लिक इशू भी कंडक्ट कर देगा। बदले में क्या रहेगा? कमीशन ले। और कोई भी शेयर अगर ना बिके तो वो अपने पास रख लेगा। तो आप बेटरली कमीशन पे कर रहे हो उन लोग को, ठीक है? अच्छा, कमीशन पे टू ई कॉमर्स, कमीशन टू ई कॉमर्स इज नॉट लायबल। अरविंद क्यों नॉट लायबल है समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे भी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ही हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ही हो रहा है। मतलब सर जो दे रहा है वो भी प्रिंसिपल है, जो ले रहा है वो भी प्रिंसिपल है। अरे मेरा सामान फ्लिपकार्ट का बेचने के बाद मैं फ्लिपकार्ट का ओनर बन जाऊंगा? ऐसा थोड़ी होता है। फ्लिपकार्ट अपना पहचान है, आपका अपना पहचान है, आप भी प्रिंसिपल हो, वो भी प्रिंसिपल है। आप लोग के बीच एग्रीमेंट हुआ है कि इतना दिन का रिटर्न पॉलिसी आपको लेना पड़ेगा, सामान अगर डिस्प्यूट हुआ तो आपको वापस लेना पड़ेगा, रिटर्न पॉलिसी ओवर होने के बाद मैं आपको पैसा ट्रांसफर करूंगा। ये एग्रीमेंट की हो आपके साथ, तो ये सेक्शन आपका 184H के अंदर नहीं जाएगा। कमीशन कौन हाँ? पाएगा? वो फ्लिपकार्ट और शॉपर के बीच हाँ, क्या है? कमीशन कौन पाएगा? माने लेगा? फ्लिपकार्ट लेगा, बेच तो वही दे रहा है ना आपका, आपको देना पड़ेगा। सामान आपका है तो कमीशन आपको देना पड़ेगा। सामान तुम्हारा है, तुम बेच रहे हो ना, तो कमीशन तुम्हें देना पड़ेगा। अच्छा, कंसाइनमेंट कमीशन, हाँ, जो कंसाइनमेंट को जो मिलता है तो कंसाइनमेंट कमीशन ही बोलते हैं ना उसको। ये काटेगा यहाँ पे, बिकॉज कंसाइनी जो होता है वो कंसाइनर का एजेंट के तरह ही काम करते हैं। वो उतना ही बोलेगा जितना उसको बोलने के लिए पैसे मिलता है, अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा वो। गाइस साथ साथ हो। सर ये कंसाइनमेंट कमीशन एक बार और बोल दीजिए प्लीज। तो तुम जो कंपनी के लिए उसको ओवर सब्सक्राइब नहीं है, बिकॉज कंपनी बेकार था,
अगर जियो लेके आएगा तो ओवर सब्सक्राइब ओवर से ऊपर जाएगा। वह भी था ऐसा जब बर्गर पेंट लेके आया था, बर्गर नहीं और बर्गर की नहीं, और एक कहा था कौन सा पेंट आया था, सोलुनर पेंट, हाँ बर्गर पेंट या कुछ ऐसा लेके आया था, लिस्ट पेंट इनकम पे लेके आया था, उसको बहुत सस्ते हो गया। वो नहीं चाहिए, उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ना। जिस कंसाइनमेंट कमीशन होता है कि आपका सामान आप कोई दूसरा जगह बेचना चाहते हो जहां पे आपका कोई शॉप नहीं है, तो आप क्या चाहते हो कि आपका सामान आप कोलकाता में बेच रहे हो, आप चाहते हो आपका सामान बिहार में भी बिके, आपका सामान यूपी दिल्ली बॉम्बे हर जगह बिके। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मेरा तो कोई दुकान है ही नहीं, तो कैसे बेचू, दुकान ले लूँ, तो खर्चे का बात है। जैसे दुकान ओपन करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है भाई, सर को जाके बोलो ये कौन सा इशारा हुआ, कहाँ से आते हैं लोग, दोस्त है वो दोस्त का। ओके सो गाइज, कंसाइनमेंट कमीशन का मतलब हुआ जिसके अगर तुम्हारा प्रोडक्ट दूसरे शहर में अगर बेचना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें कोई एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा जो तुम्हारे बिहाफ में सामान बेच के दे। तो वो होगा तुम्हारा कंसाइनी, जो तुम्हारा सामान वहां पे बेच के देगा। तुम्हें उसको क्या देना पड़ेगा बदले में, जितना सामान वो बेच के देगा उसके लिए उसको तुम्हें कमीशन देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, इससे तुम्हारा बिजनेस का खर्चा भी बच जाता है, तुम्हारा प्रोडक्ट भी बिक जाता है, लोग तुम्हारा ब्रांड के बारे में भी पता लग जाता है। ये एक तरह कमीशन सिस्टम है, सेलिंग कमीशन है। तो अगर बीकॉम में आप कंसाइनमेंट चैप्टर अच्छे से किए होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें 3 तरह कमीशन था। मैं एक बार नाम ले रहा हूँ, अगर याद आए तो देख लो। सबसे पहले था नॉर्मल कमीशन जो तय होता है, फिर एक होता है स्पेशल कमीशन, और एक होता है डेल क्रेडिया कमीशन। अब डेल क्रेडिया कमीशन का मतलब होता है सामान बिके ना भी कमीशन आपको देना ही पड़ता है। ये तभी पॉसिबल है जब एजेंट थोड़ा सा मजबूत हो, लेकिन को उसका टाइम नहीं है, बोला कि भाई दो बिक जाए तो ठीक है, नहीं बिका तो फिर भी कमीशन देना पड़ेगा। इस तरह का चीज होता है। तो गेटिंग माय पॉइंट। तो गाइज ये था हम लोग कंसाइनमेंट पार्ट। तो आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर है आप लोग का, ठीक है। हाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ये तीनों पार्ट क्लियर हुआ, तीनों में कमीशन ही था, और ना तो ये इंश्योरेंस कमीशन था, ना तो ये आपका लॉटरी था तो अदर ही, बट अदर कमीशन होने के बावजूद भी 194 एच में टीडीएस नहीं कटा इसका। दिस आर ऑल आर द एक्सेप्शनल, बट कंसाइनमेंट वाला जो पार्ट था वो 194 एच के अंदर आ गया, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर। तो नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट। तो 4 नंबर पॉइंट क्या है? 4 नंबर पॉइंट इज बेसिकली फॉर द, लिख लो, सिम कार्ड का एक्सेप्शनल केस है। हाँ, अगर कोई सिम कार्ड डीलर या सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर कोई सिम कार्ड अगर 100 डे बेचता, जिसका कॉस्ट प्राइस 60 था, तो 40 कर के पास सिम कार्ड उसका प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, उसका कमीशन माना जाएगा। इस सिम कार्ड का धंधे में ऐसा होता है, कमीशन माना जाता है, बिकॉज सिम कार्ड इज नॉट अ गुड, इट्स अ सर्विस। उससे क्या होता है, उससे आपका मोबाइल फोन का जो कनेक्शन है वो एक्टिव होता है।
और सबसे पहले बात, सिम कार्ड आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर से लेने से वो सिम कार्ड आपका नहीं हो जाता, वो उस कंपनी का ही रहता है। वोडाफोन का सिम कार्ड वोडाफोन का ही रहता है, भले आप बेच के दो या हम बेच के दो। तो अगर आप मुझसे 40 में लेके आप 60 में बेच रहे हो, मुझसे 60 में लेके आप 100 में बेचते हो, तो बैलेंस जो है ये मैं आपको कमीशन दे रहा हूँ, इसको प्रॉफिट नहीं मानते। तो क्या मानते हैं हम लोग? इट्स अ कमीशन, और वो कौन से सेक्शन में आएगा? 194 एच के अंदर आएगा। तो गाइस क्लियर हुआ आप लोग का? बताइए। ये था हम लोग का डिस्कशन ऑन 194 एच। हाँ, एजेंट को मिलता है 194 डी, डी इंश्योरेंस, डी नॉट ओनली LIC, LIC बोलो, आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, क्रेडिट कार्ड का एजेंट होता है क्या? वो तो बैंक के एम्प्लॉय होता है। क्या बात करते हैं, प्राइवेट रहता है, एम्प्लॉय नहीं रहता। बट जब तक कंपनी के साथ काम करते हो तो ऐसे कंपनी का एग्रीमेंट होता है ना, कोई एम्प्लॉय काम करेगा ऐसे। अच्छा, हाँ हाँ, तो देखना पड़ेगा, अगर कमीशन है तो कमीशन मिलेगा उसको। हाँ, तो 194 एच में आ जाएगी अदर कमीशन। तो एक तरह कंसाइनमेंट ही तो हो गया ना, क्रेडिट कार्ड तो बैंक का है। वो देखना, एग्रीमेंट देखना पड़ता है बैंक के साथ, एग्रीमेंट क्या हुआ। ठीक है, ऑनलाइन वालों क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? प्लीज एक बार देख लीजिए, बोल लीजिए, मुझे कंफर्म करिए, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir, clear. Yes, sir, clear. आगे बढ़े देन, चलो आई मूव ऑन। तो नेक्स्ट सेक्शन में चलो 194 आई, जो धातु सेक्शन है, और एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, 194 आई टीडीएस ऑन रेंट। आइए शुरू करते हैं टीडीएस ऑन रेंट। तो बिहार का गैंग के घर चला गया क्या वो लोग पूरा? तो बिहार का जो गैंग था घर चला गया क्या? कैसपी और क्या था उसका नाम, सिद्धार्थ, वो लोग का अभिषेक, हाँ क्या एग्जाम है लोग का? ये तो पूरा यूपी लॉकडाउन है। तो बहाना है, तो एक महीना थोड़ा सा ऐसा करेगा, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, फिर जब आप लेगा तब लेगा। अभी सीएनसी के लिए परफेक्ट टाइमिंग है, जब गिरता है मार्केट। हाँ, टीडीएस ऑन रेंट, ओके, भाड़े के ऊपर टीडीएस। तो रेंट एक इनकम है, तो इनकम टीडीएस के ऊपर काटना है, तो टीडीएस ऑन रेंट अभी हम लोग को पढ़ना है। तो अगेन 5 सवाल का जवाब देना है हम लोग को यहाँ पे। तो चलिए 5 सवाल लिखते हैं यहाँ पे। यार कोई टाइम, ओके। तो चलिए शुरू हो जाता है। कौन टीडीएस काटेगा? हर कोई काटेगा 2 जन को छोड़ के। अरविंद, कौन सा 2 जन छोड़ के? पूरा बोलो, Individual. खाली इंडिविजुअल एचयूएफ मत बोलो, पूरा बोलो। इंडिविजुअल एचयूएफ तो जिसका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ अगले पिछला हाँ, साल का। पूरा बोलना Yeah, पड़ेगा। that's इंडिविजुअल एचयूएफ whose last year tax rate was not compulsory. not compulsory. Resident payee,
2,40,000 per annum. ओके, तो गाइस नेक्स्ट रेट क्या है? रेट है 10%. ओके, कितना परसेंट लिख लिया? अच्छा, हम लोग ये 5% लिखे थे लास्ट क्लास में, 2% लिखे थे. हाँ, तो वो लोग वो वाला क्लास के स्टूडेंट है. अच्छा, whichever is earlier, okay? मेकिंग पेमेंट, गेटिंग द पार्टी, whichever is earlier. पीसी का तो मतलब तो पता ही है हम लोग को, वही हम लोग कर लिए यहाँ पे. मेकिंग पेमेंट और गेटिंग द पार्टी, whichever is earlier, जो हर सेक्शन में लिखते तो वही बनेगा. ठीक है, तो गैस इस सेक्शन को पहले अपने आप से रीड करो. अरविंद, रीड करके बोलो कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है, रीड करो. ये चीज आपको समझ नहीं आ रहा है, रीड करो. ऐसा कोई पॉइंट है जिसको समझ नहीं आ रहा? चेंजेस क्या है दूसरे सेक्शन से कंपैरिजन में? से चेंजेस सबसे पहले बात फिलिंग लिमिट में काफी ज्यादा है, 2,40,000 है. अगर 2,40,000 पर एनम मतलब 20,000 करके पर मंथ, तो कोई भी रेंट अगर 20,000 करके पर मंथ हो तो दैट इज नॉट लायबल फॉर टीडीएस. अप 20,000 इज नॉट लायबल फॉर टीडीएस. उसके ऊपर जाएगा तो टीडीएस काटेगा, मतलब 20 के ऊपर जाएगा तो. अच्छा, रेट यहाँ पे दो है. कौन सा चीज आप भाड़े पे दे रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ये रेट तय होगा. अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग भाड़े पे दे रहे हो तो 10%, और प्लांट एंड मशीनरी कुछ अगर भाड़े जैसे दे रहे हो तो दैट इज 2%. ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर नोट्स तय करेंगे, जो नोट्स हम लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग है एंड काफी इंपॉर्टेंट. हेडिंग करो नोट्स ऑन 184I. नोट्स ऑन 194I. तो हेडिंग करो ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड एडवांस रेंट. ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड एडवांस रेंट. सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड एडवांस रेंट है क्या ट्रीटमेंट है? सुनो ध्यान से, क्या चीज है यहाँ पे. तो गाइस, आज अगर हम लोग घर भाड़े पे लेने जाते हैं या ऑफिस भाड़े पे लेने जाते हैं खास करके, तो सबसे पहले लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट में जो भरना पड़ता है वो है, लैंडलॉर्ड आपसे लेता है कि एक सिलम या थोक में एक अमाउंट मांगते हैं जिसको हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं. 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, डिपेंड ऑन द एरिया, वो आपको देना पड़ेगा. प्लस पर मंथ का जो रेंट है आपका, पर मंथ जो रेंट आप पे करने वाले हो उसका 2 महीना 3 महीना भी आपको देना पड़ता है, डिपेंड ऑन द एरिया. कोई एरिया में 2 मंथ से कम चल जाता है, कोई एरिया में 3 महीना चलता है, डिपेंड्स ऑन द एरिया, आप जो एरिया में रहते हो. तो वो आपको देना पड़ता है. किसको देना पड़ता है? वो आपको लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है. तो कुल मिला के बात ये हुआ
कि दुकान का चाबी हाथ में लेने से पहले आपको दो चीज उसके पास देना है। क्या क्या देना है? एडवांस भी देना है और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना है। हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं कि टीडीएस कब कटना चाहिए। आंसर था मेकिंग पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी व्हिचएवर इज अर्लियर। जब पेमेंट करोगे या जब ड्यू एंट्री करोगे, जो पहले होगा टीडीएस तब कटना चाहिए। तो यहाँ पे तो सर पहले पेमेंट करना पड़ रहा है। ये सिनेरियो, प्रैक्टिकल सिनेरियो, आप रियल प्रैक्टिकल लाइफ में चल आपको पता चलेगा कि अगर आप घर भाड़े पे चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या देना पड़ता है? घर के लिए एडवांस देना पड़ता है एंड एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट भी देना पड़ता है। तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर जब हम लोग अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, लैंडलॉर्ड को जो एडवांस दिए, लैंडलॉर्ड को जो एडवांस रेंट दिए, इसके लिए जो अकाउंटिंग एंट्री जब हम लोग करने जाएंगे तब क्या टीडीएस काटेंगे उसके ऊपर? दैट इज द क्वेश्चन। हम लोग जब क्या करने जाएंगे, अकाउंटिंग एंट्री करने जब जाएंगे, तब क्या उसके ऊपर टीडीएस काटेंगे? आप लोग पहले बोलो, सिचुएशन समझ में आया? ऑनलाइन वालों, ये एडवांस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट का मीनिंग समझ में आया? सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब एक साथ लमसम जो अमाउंट आपको देना पड़ता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो भी आपका डिपेंड ऑन द एरिया एंड आपका प्रॉपर्टी। तो गाइस, सिक्योरिटी डिपॉजिट का ना एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है लैंडलॉर्ड के साथ कि जिस टाइम पे हम घर खाली करेंगे, क्या मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे वापस मिलेगा? जिस टाइम पे हम क्या करें, घर खाली करेंगे, तब क्या मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे वापस मिलेगा? एंड द आंसर इज, अगर ये रिफंडेबल है, रिफंडेबल मतलब जिस टाइम पे प्रॉपर्टी वैकेट करोगे आपको वापस मिल जाएगा, तो ये टीडीएस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। क्यों? ये सर उसके पास एक पैसा गिरवी जरा हो गया, तो आपके लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, उसके लिए एक तरह का लोन हो गया, इंटरेस्ट फ्री लोन। आप 2 लाख रुपए आज दे रहे हो, 10 साल बाद जब प्रॉपर्टी खाली करोगे 2 लाख उसको लौटाना होगा। इट्स नॉट अ इनकम, इट्स एन एसेट फॉर लायबिलिटी। तो अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या चीज? अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल हो तो टीडीएस नहीं कटेगा। रिफंडेबल का मतलब समझ में आया? जिस टाइम प्रॉपर्टी वैकेट करोगे वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, जैसे कि वैसे। और अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट आप बोलो सर मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मुझे एडजस्ट करवाना है, मतलब जब मैं प्रॉपर्टी वैकेट करूंगा लास्ट 4 मंथ का भाड़ा नहीं दूंगा, लास्ट 1 साल से भाड़ा पे करना बंद कर दूंगा। क्यों? मुझे एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करना है मतलब एक तरह का एडवांस रेंट ही हो गया, तब इसके ऊपर टीडीएस काटेगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है, घर भाड़ा लेने के टाइम पे हम लोग जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, इसके ऊपर 2 कंडीशन इंप्लाइड है। क्या 2 कंडीशन इंप्लाइड है? कंडीशन नंबर 1 कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्टेबल है कि रिफंडेबल है। तो अगर ये रिफंडेबल हुआ तो नो टीडीएस, बिकॉज वो इनकम था ही नहीं। और ये अगर एडजस्टेबल हुआ तो इसके ऊपर टीडीएस काटना है। लेकिन एडवांस रेंट ये ऑलवेज एडजस्टेबल ही होता है, तो इसके ऊपर टीडीएस हम लोग काटेंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे? इफ सिक्योरिटी डिपॉजिट then no TDS. Okay. समझ रहे हो? Advancement is liable to deduct TDS. Okay. Advance rent is liable to deduct TDS. All and well of, it's clear to all of us. समझ आया आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट, अब घर के अंदर घुस गए हम लोग, जैसे घर मिलने वाला था, घर मिल गया, हम लोग घर के अंदर एंट्री कर लिए। अब एंट्री करने के बाद कंडीशंस कुछ और आएगा, बोले क्या आएगा? घर पे घुसने के बाद एंट्री कंडीशन ये आएगा कि घर का भाड़ा के साथ साथ और भी कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। क्या नाम करके? मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे। आप कोई अपार्टमेंट देख लो, कोई कॉमन एरिया देख लो, आपके साथ जितना भाड़ा तय होगा, रेंट तय होगा, वो तो देना ही पड़ेगा। रेंट छोड़ के मंथली एक मेंटेनेंस चार्जेस भी देना पड़ेगा। बहुत बार लैंडलॉर्ड क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आप कितना कंज्यूम करो मुझे पता नहीं, हर मंथ 2000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी के लिए देना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, जैसे रीगास बोल के एक बिजनेस पार्क है जो बॉम्बे में काफी जगह रीगास का प्रॉपर्टी है। तो रीगास क्या करता है, वो जितना सारा शॉप भाड़े पे देता है। रीगास मतलब जैसे कि हम लोग का डीएलएफ बिल्डिंग हो गया राजा राइट पे, ओके, ये जो पासपोर्ट ऑफिस बिल्डिंग हो गया, तो रीगास इसी की तरह एक बिल्डिंग, डायमंड प्लाजा की तरह बिल्डिंग है, तो जो बिल्डिंग बना के कॉर्पोरेट्स को भाड़े पे देते हैं। तो रीगास का सिस्टम ये है कि रीगास किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल मीटर नहीं देता है। आपका जितना फ्लोर रहेगा, अपना जितना ऑक्यूपेंसी रहेगा, उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका रेंट के साथ ऐड कर देता है। मतलब यू हैव टू पे अ फिक्स्ड रेंट अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू द रीगास, और वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं कि फ्लैक्चुएट करेगा। आप जितना एसी चलाओगे, बल्ब चलाओगे, उसको बोल देना होगा, उसी अकॉर्डिंगली फिक्स चार्जेस बोल के दे देता है। ठीक माय पॉइंट, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आज अगर रीगास में उसका प्रॉपर्टी में अगर आप लोग को कोई बिजनेस चल रहा है, तो रीगास को आप जब रेंट पे करोगे 80,000, तो 80,000 इंक्लूसिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑल्सो एंड मेंटेनेंस चार्जेस ऑल्सो। तो मेरा सवाल ये हो रहा है अभी कि रेंट के साथ साथ अगर मैं मेंटेनेंस चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर रहा हूँ, रेंट के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी अगर मैं पे कर रहा हूँ, तो क्या मैं उसके ऊपर टीडीएस काटूं? दैट इज द क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोग को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग रेंट दे रहे हैं, रेंट के साथ और क्या कर रहे हैं, रेंट के साथ और हम लोग दो चीज और ऐड कर रहे हैं, मेंटेनेंस को भी ऐड किए एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऐड किए। तो बेसिकली वी आर पेइंग थ्री थिंग्स, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस। तो मेरा क्वेश्चन है कि टीडीएस जब काटने का बारी आएगा, तो क्या मैं टोटल अमाउंट के ऊपर काट लूं तीनों को मिला के, कि ओनली रेंट के ऊपर काटूं? क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? ऑनलाइन बोलो, कंफर्म करो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, प्लीज। द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस? रेंट के ऊपर कटना है। हाँ सर। So the answer is, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड मेंटेनेंस का बिल अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को दे देता है कि भाई देखो इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया और इतने प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस है, वो अगर टेनेंट को दे देता है फॉर द मेकिंग पेमेंट, तो नो टीडीएस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर लैंडलॉर्ड का कोई इनकम नहीं है और मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर भी लैंडलॉर्ड का कोई इनकम नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस चार्जेस किसको जाएगा, सोसाइटी वालों को, और इलेक्ट्रिसिटी बिल किसको जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जाएगा। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप क्या पे कर रहे हो? आप रेंट पे कर रहे हो, रेंट के साथ और क्या देना पड़ रहा है आपको? रेंट के साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ रहा है और मेंटेनेंस चार्जेस भी दे रहा है। लैंडलॉर्ड बोल रहा है कि देखो मेंटेनेंस चार्जेस मेरा जेब पे नहीं जा रहा है, सोसाइटी का ये बिल है आप रख लो, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मेरे नाम पे आया वो भी आप रख लो, पेमेंट आप कर देना। तो इस केस में नो टीडीएस ऑन मेंटेनेंस, नो टीडीएस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो उसका इनकम नहीं है, ओनली रेंट के ऊपर कटेगा। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड बोले कि मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दूंगा, मैं आपका मेंटेनेंस का बिल नहीं दूंगा, आपका रेंट के अंदर सारा चीज इंक्लूड है, तब एंटायर बिल के ऊपर टीडीएस करना। ये पॉइंट, इस तरह का पॉइंट इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, आपको याद होगा जब 194C पढ़े थे तब डिस्कस किए थे, पढ़े थे ना इस तरह का पॉइंट। जब हम लोग 194J पढ़े थे ऑडिटर फीस के टाइम पे, तब भी डिस्कस किए थे। तो एक था ना पॉइंट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, तो उस बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि आप जो बिल इश्यू कर रहे हो, बिल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, क्या बिल के अंदर मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी को सेपरेटली दिखाया गया और उसके लिए क्या सेपरेट डॉक्यूमेंट भी दिया गया, तो नो टीडीएस। लेकिन अगर कोई सेपरेट बिल नहीं दिया, सेपरेट डॉक्यूमेंट नहीं दिया, बट चार्ज कर लिया गया, तो हम यही मान के चलेंगे कि सब लैंडलॉर्ड की इनकम है।
और उसके ऊपर हम लोग टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। समझ आया आप लोग को 12 में स्टूडेंट्स? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये वाला पार्ट का? यस नो? तो लिख लेते आ जाओ। Then no TDS on such charges. Okay, then no TDS on such charges. अगर सेपरेटली शो हुआ तो क्लियर? Guys, आगे बढ़े? Shall I move on to the next level? Yes, sir. अच्छा, बहुत बार क्या होता है हम लोग घर भाड़े पे लेते हैं बट हम लोग एंटायर घर भाड़े का बात नहीं करते। घर कुछ पार्ट का भाड़े पे लेते हैं और पैसे देना पड़ते है उसके लिए, और मार्केट में वो बिकता भी है। बिकता मतलब एज ए रेंट बिकता भी है। क्या सर? आउटर वॉल। नंबर 1 क्या है? आउटर वॉल। आउटर वॉल मतलब होता है घर का बाहरी दीवार। आपका घर अगर रोड फेसिंग हो तो उसका दीवार भी भाड़े पे ले लेगा एडवर्टाइजमेंट चिपकाने के लिए। होता है यार। तो कोई भी रोड फेसिंग घर हो तो आपको उसके लिए भाड़ा मिलता है। तो बात ये हो रहा है सर, अभी घर भाड़े पे नहीं दे रहे, घर का जो आउटर वॉल है वो भाड़े पे दे रहे। हम लोग घर भाड़े पे नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं हम लोग? जो आउटर वॉल है वो भाड़े पे दे रहे हैं। समझ रहे हो क्या बोलूं? आउटर वॉल मतलब घर का बाहरी दीवार, वो भाड़े पे दे रहे हैं। समझ रहे हो? तो सर अगर ऐसा हुआ, हम लोग बाहरी दीवार, रमजान चल रही है, ओके, सो क्या था भूल गया। घर का आउटर दीवार अगर हम भाड़े पे दे रहे हैं तो क्या होगा? हम तो घर भाड़े का बात कर रहे थे, बिकॉज ये सेक्शन का नाम क्या था? देखो, सेक्शन का नाम था टीडीएस ऑन रेंट, और रेंट के अंदर क्या क्या किए थे हम लोग? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। गैस हम लोग लैंड भाड़े का बात नहीं कर रहे, बिल्डिंग भी भाड़े का बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं घर का बाहरी दीवार का, जो घर का ही पार्ट है। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है सर। और क्या भाड़े पे जाता है सर? घर का छत, रूफ, यही भाड़े पे जाता है। बहुत बार क्या होता है, एड एजेंसी कंपनी आकर रूफ के ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है और उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चिपकाता है। तो बेसिकली हम लोग छत जो है वो भाड़े पे दे रहे हैं। अच्छा, बहुत बार छत के ऊपर मोबाइल फोन टावर भी बहुत सारा कंपनी बिठाते हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट के ऊपर टावर भी है। एक्स्ट्रा अर्निंग होता है, बहुत ज्यादा अर्निंग होता है, तो वो भी एक बात है। मोबाइल टावर इनकम नहीं होता है, मोबाइल फोन का टावर इनकम होता है, वो होर्डिंग वोडिंग उतना इनकम नहीं। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है हम लोग का? सेकंड है हम लोग का फर्श, फ्लोर एरिया। हॉल घर जो होता है, बहुत बड़ा जो हॉल एरिया जो होता है, जहाँ पे एग्जीबिशन या ऐसा कुछ होता है, तो वहां पे क्या होता है, फ्लोर को एज ए टेबल स्पेस करके छोटा छोटा करके दे देता है और देके भाड़े पे देते हैं। मान लो ये पूरा जो आईसी का बिल्डिंग है, अगर पार्टीशन नहीं है तो पूरा का ऐसा हॉल होता है, और यहाँ पे भी अगर
एग्जीबिशन ट्रेड शो होता, तो बिल्डिंग ओनर क्या करता, एक टेबल और 4 चेयर रखा जाए ऐसा जगह करके वो लोग सेपरेट करते और उसको ऐसे छोटा छोटा टेबल स्पेस करके भाड़े पे देते। तो ये तीनों केस में हम लोग घर भाड़े पे नहीं दिए, घर का कुछ पार्ट भाड़े पे, घर का कुछ पार्ट भाड़े पे दिए, जैसे कि बाहरी दीवार हो गया, छत हो गया, और क्या, और आपका टेबल स्पेस मतलब फ्लोर। समझ रहे हो? तो जब ये भाड़ा हम लोग देंगे और हम लोग को जब भाड़ा मिलेगा, सामने वाला का टीडीएस काटे, तो क्या वो 194 आई में टीडीएस काटेगा? दैट इज अ क्वेश्चन। समझ रहे हो? क्योंकि 194 आई बोल रहे हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। तो हम लोग ना तो लैंड भाड़े पे दे रहे हैं ना तो बिल्डिंग भाड़े पे दे रहे हैं। हम लोग क्या भाड़े पे दे रहे हैं? आउटर वॉल। हम लोग क्या भाड़े पे दे रहे हैं? रूफ। क्या भाड़े पे दे रहे हैं? फ्लोर स्पेस। तो ये तो 194 आई में लिखा हुआ नहीं है। तो जब ये चीज हम लोग भाड़े पे देंगे और हम लोग को अच्छा खासा भाड़ा मिलेगा, जब हम लोग का पेयर टीडीएस काटेगा, तब क्या वो लोग 194 आई में टीडीएस काट सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। क्या लगता है दोस्तों, क्या 194 आई में टीडीएस काटना चाहिए कि 194 सी में जाना चाहिए? अगर आपको पता है हर एक चीज कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ जाता है? 194 सी में जाता है। तो क्या बोलते हो दोस्तों, बोलो 194 आई की 194 सी? क्या आंसर है टू ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सी 194 आई की 194 सी? 194 C, sir. एंड द आंसर इज, सर बात घर का हो रहा था और आप जितना चीज का बात कर रहे हो ये घर के बिना पॉसिबल है ही नहीं। छत तभी होगा जब घर रहेगा, दीवार तभी होगा जब घर रहेगा, फ्लोर तभी होगा जब घर रहेगा। तो पूरा घर नहीं, घर का पार्ट आप भाड़े पे दे रहे हो, तो घर जैसा ही माना जाएगा और सेक्शन 194 आई होगा। चलो लिख लेते एक करके एक्सेप्शनल केस है। So letting out of outer wall इतने बात हो गया ना हम लोग का। ऑनलाइन वालों प्लीज आप लोग आंसर इसको नोट डाउन कर लेना प्लीज। हाँ, तो दोस्तों ये था डिस्कशन 194 आई का, और 2-4 पॉइंट बाकी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है सर, किसी ने अगर घर का गार्डन भाड़े पे दिया, कोई शादी या फिर कुछ और फंक्शन के लिए, बोलो बोलो, ऑनलाइन पे जीत का क्वेश्चन है, वेरी गुड। सर घर का गार्डन भाड़े पे दीजिए शादी पिकनिक के लिए, कौन सा सेक्शन होगा? 194 आई होगा सर, बिकॉज घर तो आपका तो यही होगा ना, लैंड हो गया ना, फिर गार्डन तो लैंड के अंदर आ जाएगा, तो 194 आई होगा। वेरी गुड क्वेश्चन सर, 194 आई होगा। जैसे पीसी चंद्र गार्डन, ओके, कंट्री क्लब, वो तो एक्चुअली मीनाक्षी बैंक एक्चुअली गार्डन या लैंड ही भाड़े पे देते हैं वो, जहाँ पे लोग वेडिंग के लिए सजा पूछा के लेता है, तो 194 आई होगा बिकॉज दैट इज लैंड। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट दोस्तों? ये था हम लोग का 194 आई का डिस्कशन, और 2-4 पॉइंट है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करें, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ओके सर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट दिन 194 आई खत्म करके टीडीएस रिटर्न पेमेंट ये सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग देख लो। ऑनलाइन क्लास में प्लीज आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग रिस्पॉन्ड करिएगा,
कोई भी जगह अगर प्रॉब्लम हो, हाँ। जो भी हो, प्लीज आप लोग पूछ के क्लैरिफाई कर लीजिएगा, बिकॉज आप लोग मेरे सामने नहीं हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मेरा बात आप लोग कितना तक पहुंच रहा है और आप लोग कितना समझ रहे हो। तो एक बार प्लीज कंफर्म करिए, ठीक है? हाँ सर।